गुड मॉर्निंग मोनिका, श्रद्धा, रामकुमार, प्रीति, आकांक्षा, अंकित, पारुल। चलिए भाई जल्दी जल्दी। शिल्पी उपाध्याय, वैष्णवी, अवनेन्द्र। देखिए, इसके पहले के लेक्चर में आप पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर फॉस्फेजीन का। टॉपिक आपका चल रहा था फॉस्फेजीन। फॉस्फेजीन और इसमें चल रहा था स्ट्रक्चर। फॉस्फेजीन का आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा और उस केमिकल रिएक्शन में जो आपने ट्राइमर पढ़ा, ट्राइमर का इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको मिला था और इस स्ट्रक्चरल फार्मूले का आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला आपको पता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। उस आधार पर इसका आपने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था। क्या निकला था? इसका निकला था sp3, क्योंकि इसका देखेंगे तो फास्फोरस 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है। 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होने के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकला था वो sp3 निकला था और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकला था नाइट्रोजन का sp2। क्यों निकला था? क्योंकि ये 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर से कनेक्टेड है। और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आपने इसकी व्याख्या की और लिखा कि जो ट्राईफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड है, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड हेक्सागोनल प्लेनर रिंग होता है जिसमें p और n एटम रिंग को फॉर्म करने के लिए अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, अल्टरनेट क्रम में लगे होते हैं। प्रत्येक p एटम 2 Cl एटम से भी या 2 प्रतिस्थापी से भी जुड़ा होता है। p एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और n एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। उसके बाद आपने p का हाइब्रिडाइजेशन दिखाया था sp3 करके, और p का जब हाइब्रिडाइजेशन आपने sp3 करके दिखाया था तो स्ट्रक्चर में आपको याद होगा इस तरह से p का हाइब्रिडाइजेशन बना था। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे और एक अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल p के लिए निकल के आया था और प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन आया था। ये आपको p का हाइब्रिडाइजेशन कराए थे। विन्यास कैसे था? एक्साइटेड का विन्यास इसका था 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3dz2 में भी 1। तो अब इस तरह से 3dz2 में एक इलेक्ट्रॉन है और जब sp3 संकरण करते हैं तो एक s और 3p का यूज होता है। इसका मतलब sp3 संकरण होगा और d में जो एक इलेक्ट्रॉन गया है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल ये दिखा दिया गया था इसमें, इस तरह से आपको छायांकित करके वहां बता दिए थे। और इसी तरह से नाइट्रोजन का आपने लिखा था। नाइट्रोजन के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। नाइट्रोजन का कराए लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे भैया? नाइट्रोजन के केस में भी लिखा दिया गया था, याद आया। नाइट्रोजन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हुआ दिखाया गया था और एक अनहाइब्रिडाइज्ड इसके पास भी p ऑर्बिटल था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक में लोन पेयर था और 2 में अनपेयर था, यानी
3 इसमें sp2 बने और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बने। इतना सब कुछ हो गया है। इसके बाद आपने ओवरलैप डायग्राम बनाया है। ये हम समरी बता दे रहे हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है कि इसमें कुछ नए लोग जुड़े हैं और नए लोगों को कुछ समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा पीछे चल के बताना पड़ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि जिसको जुड़ना हो ब्रेक ना करिए, जुड़ जाइए, क्योंकि सिलेबस हमारा जानते हैं बिल्कुल अप टू डेट रहता है। अब इस तरह से क्या बना था, P N N P P N। फास्फोरस के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक sp3 इधर से, एक sp3 इधर से और 2 sp3 इस तरह से। नाइट्रोजन के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर और ये एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये आपने ज्योमेट्री बनाई थी। नाइट्रोजन पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा और एक में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। अनपेयर्ड वाला बगल के ऑर्बिटल से साझा करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और जो दूसरा 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, क्लोरीन के 3p से सिग्मा बॉन्डिंग कर लेंगे। इस तरह से सभी pz ऑर्बिटल क्लोरीन के 3pz से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहां तक आपको बता दिया गया था। इस बॉन्ड का नाम यहां क्या पड़ेगा, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में फास्फोरस का sp3 है और नाइट्रोजन का sp2 है, इसलिए इसका नाम हो गया sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड। यहां ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में कौन कौन है, फास्फोरस का sp3 है और क्लोरीन का pz है, तो ये हो जाएगा pz sp3 सिग्मा बॉन्ड। यहां तक आपका हो गया। प्रत्येक नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है, यहां तक हुआ है। इतने में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक आपने पढ़ लिया था इसके पहले के लेक्चर में, अगर इसमें कोई समस्या हो तो बताएं। और हमने इसके पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो क्वेश्चन 5-6 सालों में आए हैं उसको आपके ग्रुप में भेज दिया था और आपने देखा होगा कि जो नोट्स में आपको दिखाया गया है उससे लगभग 80% से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन उसमें है, जबकि वो 5-6 साल का ही सेट है, उतने में ही आपको इतना क्वेश्चन मिल रहा है। 20 का उसमें इंक्लूड नहीं, आप जानते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जितने टॉपिक लिखाए गए हैं देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, यहां तक हुआ था, इसके आगे बढ़ते हैं, यहां तक लिखा दिया गया है। फिगर में अगर ना लिखे हो तो नोट कर ले। फिगर में इसके लिए फिगर क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, फिगर में नोट करें, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म overlapping of orbitals to form sigma bond framework, overlapping of orbitals to form sigma bond framework, framework यानी ढांचा, FRAMMEWORK, फ्रेमवर्क यानी सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर ढांचा।
overlapping of orbitals to form sigma bond framework in triphospho triphospho ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्रिपरेशन स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ये सब आप पढ़ चुके हैं। इन ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, यहां तक ये हो गया। अब अगले लाइन से लिखेंगे, देखिए इस फिगर में केवल सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क की बात की गई है, यानी इसमें जितना भी आप देख रहे हैं पी और एन के एटम, वो सभी केवल हाइब्रिड दिखाए गए हैं। जबकि जब आपने हाइब्रिडाइजेशन दिखाया है तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको एन और पी के पास अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल भी मिले हैं, जिनमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास अनहाइब्रिडाइड पी ऑर्बिटल कौन सा, याद है आपको, पीजेड। और फास्फोरस के पास अनहाइब्रिडाइड पी ऑर्बिटल कौन सा, 3d_Z²। और दोनों का जो एक्सिस है वो pz है, जो dz² यानी z एक्सिस ही है। तो आप जानते हैं जब अगल बगल सेम ऑर्बिटल्स होंगे, एक्सिस उनका सेम होगा, प्लेन उनका सेम होगा, तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी। यानी अब अगला आपको डिस्कस करना है इसके आगे पाई बॉन्डिंग के बारे में। क्यों भाई, बात सही है ना, यही तो है, सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क की बात हो गई। अब आप जानते हैं कि इसके पास एन और पी के पास, दोनों के पास अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल हैं जो साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे। तो अगले लाइन से अब नोट करें, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो P and N atom of the ring, P and N atom of the ring also has unhybridized dz² and pz orbital with unpaired electron, pz orbital with unpaired electron respectively therefore they overlap side by side they overlap side by side to form pi bonding, as shown below, तो क्या लिखा इसमें आपने, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, P के पास अनहाइब्रिडाइड d ऑर्बिटल है और N के पास अनहाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त, इसलिए वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया जा रहा है। फिगर बनाए भाई, आगे लिखा जाए,
और ये भी क्वेश्चन आया है स्ट्रक्चर पे, आज या कल में हम आपको ये खत्म हो रहा है आज, तो इसका भी अंशाल पेपर भेज देंगे। क्वेश्चन देखिए सब बिल्कुल मिल रहे हैं। केमिस्ट्री का नोट तो केवल आप लोग 1 घंटा घर पे दे दें तो 90% नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि सब लगभग अनुमानित होता है। अब देखिए पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन करना है, वही बेंजीन वाली स्थिति। ये हो गया एन पी एन पी एन पी। सिग्मा बॉन्डिंग तो आपका बन ही गया है पहले से ही। अब पाई बॉन्डिंग की केवल बात करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास अनहाइब्रिडाइड डी ऑर्बिटल, इसके पास अनहाइब्रिडाइड पी ऑर्बिटल, और इसी तरह से बनानी एन पी यहां एन होगा और ये पी होगा। फिगर जो आपको बनवाए हैं हैब्रिडासन का, वो छायांकित करके दिखाए हैं, तो आप छायांकित करके दिखा लीजिए, या किसी कलर का प्रयोग किए हैं तो उस कलर का प्रयोग कर लीजिए। तो ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल, जिसको हमने छायांकित करके वहां दिखाया था, तो यहां भी वैसे दिखा देते हैं। अब आप जानते हैं ये क्या है, डी जेड स्क्वायर, और ये क्या है, पी जेड, या ऐसे लिख सकते हैं 3D जेड स्क्वायर, और ये है 2P जेड, अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है। अब जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से दो पॉसिबिलिटी है। एक तो स्ट्रक्चर ये बनेगा एन पी एन पी एन पी एन। क्या स्ट्रक्चर बनना है, एक बार डबल बॉन्ड इस साइड से इस तरह से, और दूसरी स्थिति में डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में अगले साइड से। अगले स्थिति में ये हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या बन रहे हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ये दोनों रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, पहला और दूसरा, वैसे ही जैसे लगभग आप बेंजीन में पढ़ते हैं। तो इसको बना लीजिए। इसमें क्या दर्शाया गया भाई, इसमें क्या है, ये पी जेड ऑर्बिटल, सॉरी ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो सकता है इधर के नाइट्रोजन से ओवरलैप करे, या हो सकता है इधर से नाइट्रोजन से ओवरलैप करे। अब जहां ऐसी स्थिति होती है, आप जानते हैं रेजोनेंस फॉर्म हो जाता है, अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनते हैं। एक बार एक साइड के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, और दूसरे बार दूसरे साइड के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, यानी उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, जैसा कि आपने बेंजीन में पढ़ा है। सही है भाई, इसी तरह से आपने लगभग बेंजीन में पढ़ा है। बना लीजिए इसको। किसी को कोई संदेह हो तो पूछ लीजिए, ये स्ट्रक्चर कैसे बना। जैसे आप बेंजीन में इंटर से पढ़ते आए हैं, डिफरेंस केवल ये है कि बेंजीन में सभी पीजेड ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि उसमें सब कार्बन ही होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन
का 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है और फास्फोरस का 3dz² अनहाइब्रिडाइज्ड है। हाँ, इसे बनाना है जैसे बना दिए हैं, जैसे बनाए हैं इसी तरह से आपको बनाना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही तो होगा जैसे आपने बेंजीन में पढ़ा है। कोमल मिश्रा समझ में आया? कोमल मिश्रा, ऐसे ही तो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक बार एक साइड से ओवरलैप होगा, जैसे ये वाला जो बना है, एक बार फास्फोरस इधर के नाइट्रोजन से ओवरलैप किया तो इधर डबल बॉन्ड, और दूसरे बार फास्फोरस इधर के नाइट्रोजन से ओवरलैप किया तो इधर डबल बॉन्ड, यही दिखाया गया। अब इस तरह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। और आप जानते हैं जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने के बाद एक स्ट्रक्चर और बनता है। तमाम जहां पढ़े कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? जहां भी आप रेजोनेंस कराते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर और कोई दिखाते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? खूब दिखाए हैं। जहां भी रेजोनेंस कराते हैं दिखाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4 बना, 3 बना, 2 बना, 5 बना, और उसके बाद सबको मिला के एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बोलो भैया। रेजोनेंस हाइब्रिड जी। तो इसका मतलब जब इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनना है। तो इसको पहले पूरे के लिए फिगर में लिख लीजिए, पूरे के लिए फिगर में लिख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग इन ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। अब अगले लाइन से नोट करें तो हम जानते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट और रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेकेंड, ये दोनों क्या है? इसको क्या लिखेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अगले लाइन से नोट करें 10, अगले लाइन से नोट करिए 10 these resonance structure, these resonance structure form, these resonance structure form actual structure, form actual structure called, form actual structure called resonance hybrid, called resonance hybrid। और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल करके वास्तविक संरचना बनाते हैं जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे बेंजीन में, बेंजीन का केस आपको पता है, बहुत जानकार है। इस तरह से दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन में बनाते हैं ऐसे, और इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बाद फिर आप क्या बनाते हैं? फिर इसके आधार पर आप बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड में इस तरह से बीच में पाई बॉन्डिंग दर्शाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां भी होने वाला है, यहां भी इसी तरह से ये बनेगा। तो इसको मिटा लें अब। ये
रेजोनेंस हाइब्रिड बनना है तो पी एन एन पी पी एन। अब आपके बुकों में हाइब्रिडाइजेशन बता के और लास्ट का यही स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि वो जानता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बाकी चीज आप अपने आप लिख सकते हैं, तो इसलिए इतना ही बना है। लेकिन हम पूरा एक तरफ से आपको लिखा रहे हैं। ये फिगर बना लीजिए। यही फिगर आपको बुकों में मिलेगा, इसको बना लीजिए। ये क्या बना है? डीलोकलाइज्ड पी पाई डी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डीलोकलाइज्ड पी पाई डी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग तमाम जहां आपने पढ़ा है। बेंजीन में भी रिंग बनाते हैं, उसके ऊपर और उसके नीचे क्या करते हैं? डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते थे। ये अगर याद हो, इंटर से पढ़ के आए हैं, हमने भी खूब लिखाया है। इस तरह से आप क्या बनाते थे? यहाँ क्या बनता था? डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बेंजीन में आप बनाते थे इस तरह से। अब अभी दोनों में डिफरेंस आपको बताएंगे। बेंजीन में रिंग बनता था और यहाँ पे ये कटा कटा बन गया है। डीलोकलाइजेशन तो हो रहा, लेकिन वैसे ही बढ़िया से रिंग नहीं बन रहा है। वहां तो बढ़िया रिंग बन जाता था। वहां देखने पे ये लगता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का समान वितरण हुआ है। यहां पे देखने से लगता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का असमान वितरण तो हुआ है, ये तो सही है, लेकिन उतना बढ़िया वितरण नहीं हुआ है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वितरण। उतना बढ़िया पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ है, वितरण नहीं हुआ है, जितना कि बेंजीन में हुआ है। तो इसका आंसर आप खुद खोजिए, और इसका ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1 नंबर का आपके 1.5 नंबर का होता है। और इसी क्वेश्चन में और भी कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं। बेंजीन का जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बढ़िया से आप बिल्कुल रिंग बनाते हैं, जो दर्शाता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का समान वितरण हुआ। लेकिन यहां आपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो, लेकिन इसमें बढ़िया बराबर बराबर रिंग नहीं बना। इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो नाइट्रोजन पे ज्यादा है और फास्फोरस पे कम है, क्योंकि फास्फोरस से वो अपने आप को समेट ले रहा है। देखने पे ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पे कंसंट्रेट है। अब इतना हमने हिंट दे दिया, रीजन आप बताइए। इतना बहुत है, रीजन आप बताइए। वो व्यंजन वाला नहीं बनाना, नहीं वो बना डालो। बताइए भैया, रीजन आप बताएं।
बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का समान वितरण हुआ, बढ़िया सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिंग बन गया। जबकि ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो ये तो सही है। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो यही चीज आप रीजन में लिखेंगे अभी, और यही दोनों में डिफरेंस होता है, यही दोनों में डिफरेंस होता है। अभी इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, जबकि फास्फेजीन एडिशन रिएक्शन देता है। दिया हुआ है, आपने रिएक्शंस को लिखा है, तो उसका रीजन यही है कि बेंजीन का जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ, और ये आपने पढ़ा जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा स्टेबिलिटी उसकी उतना ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतना बढ़ जाएगी। तो बेंजीन के केस में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का समान वितरण हुआ, ज्यादा डीलोकलाइजेशन हुआ। अरे भाई, डीलोकलाइजेशन के आधार पे ही तो आपने तमाम जहां स्टेबिलिटी पढ़ा, नॉर्मल डाइईन, ब्यूटाडाइईन, अल्टरनेट 1,3 ब्यूटाडाइईन, सब ये सब आपने स्टेबिलिटी का जो डिफरेंस पढ़ा हो किस आधार पर आपने पढ़ा? अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। तो डीलोकलाइजेशन तो दोनों में हुआ, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण उतना बढ़िया डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ जितना कि बेंजीन में हुआ। इसी कारण से इसके जो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड हैं वो बेंजीन की तुलना में कमजोर हैं, और यही कारण है कि एडिशन रिएक्शन देते हैं। इस फिगर में किसी को कुछ पूछना है भैया? दोनों हमने कंपेयर करा दिया, उसको बनाना नहीं है, केवल कंपैरिजन और आपके याद को दुरुस्त करने के लिए इसको बना दिया। किसी को कुछ पूछना है कि ये कैसे हुआ? ये आपने अभी खुद ही आपसे आंसर हमने लिखवाया। आपने कहा भाई दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बने, दोनों रिजोनेंस स्ट्रक्चर को मिक्स किया गया तो रिजोनेंस हाइब्रिड बना। रिजोनेंस हाइब्रिड बना तो जो दर्शाता है कि पाई बॉन्ड का मिक्सिंग हो गया, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। आप जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो मिक्सिंग आपने किया है। कौन कौन से ऑर्बिटल का मिक्सिंग इस केस में किया है? इसमें आपने मिक्सिंग किया है। ये पूरा ऑर्बिटल किससे बना है? ये मिक्सिंग करने से बना है। इसमें 3 dz स्क्वायर है पीके और 3 pz है। 6 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई। 6 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से 6 ऑर्बिटल के मिक्सिंग से ये बन गया। अब 6 ऑर्बिटल के मिक्सिंग से ये बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अब बेंजीन से अगर कंपेयर करें तो ध्यान दीजिए, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वितरण हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल गया, लेकिन अब अंतर क्या है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण फास्फोरस की तुलना में ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको ये अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखिए, ऐसे खींचा, ये ऐसे खींचा, ये ऐसे खींचा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नाइट्रोजन अपने तरफ खींच ले रहा है। इसको इस तरह से कह सकते हैं, इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पे बढ़ गई, अब फास्फोरस के तरफ कम हो गई। अब हो गया असमान वितरण, यानी डीलोकलाइजेशन हुआ तो, लेकिन बेंजीन की तुलना में कम डीलोकलाइजेशन हुआ क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है। इसलिए इसने क्या किया? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच दिया ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिससे पी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब इसका सीधा मतलब है कि बेंजीन से अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें उतना बढ़िया डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ जितना कि बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन में सारे के सारे एटम कार्बन ही हैं, सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटियां बराबर हैं। इसलिए मिक्सिंग पर जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित हुए। लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग पे जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसमें n की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड n की तरफ कंसंट्रेट है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड n की तरफ कंसंट्रेट है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बेंजीन से कम हो गई। क्यों? क्योंकि वितरण कम हो गया पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का।
इसीलिए एडिशन रिएक्शन देता है। मोनिका जी समझ में आया? मोनिका दीदी जल्दी से कमेंट में लिखिए। मोनिका, रीजन में क्या है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो, लेकिन n की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी p से ज्यादा होने के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो n पे कंसंट्रेट हो गए, जिससे हाँ बस ठीक है। अब इसके फिगर में लिख लीजिए, इसके फिगर में लिख लीजिए। देखिए किसी को अगर कोई समस्या रहा करे लेक्चर से संबंधित तो आप ग्रुप पे हमको लिख दिया कीजिए कि सर ये वाला थोड़ा सा बता दीजिए, तो अगले दिन हम बता देंगे। कोई भी चीज कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। हमने बताया था इसको ऑफलाइन से भी बढ़िया पढ़ो। अगर कोई समस्या रहती है आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, ना सिलेबस का टेंशन लीजिए। आपको पता है तीसरा चैप्टर चल रहा है, हमको लगे गड़बड़ तो हम 2 बार पढ़ाएंगे, इसलिए एकदम परेशान न होइए। एक एक चीज आना चाहिए, पढ़ने का मतलब ये है। नहीं तो सब डस्ट बुक कलेक्ट कर लो, सब है करो, अपने घर से थोड़ा लेके आए। तो लिखिए, और जिसको बहुत ज्यादा अपने इमेज का टेंशन हो तो हमारे पर्सनल नंबर पे भेज दो, ग्रुप में ना भेजिए भाई। और क्या करें, लगे कि फील हो कि बहुत बेइज्जती हो जा रही है, ये लोग कहेंगे कि ज्ञान इनका कम है, तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए। चलिए लिखिए, फिगर में लिखिए, डीलोकलाइड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डीलोकलाइड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ये हो गया। अब हमको एक चीज और आप बता दीजिए, बेंजीन होता है, क्योंकि भाई पीछे से ही आगे बढ़ना, नहीं तो हम बता के कब बढ़ाने कहोगे कैसे आगे। बेंजीन है ये, बेंजीन, बेंजीन। तो बेंजीन में जो सी बॉन्ड है, बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड, कितना कार्बन कार्बन बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6। बेंजीन में 6 सी बॉन्ड है। तो क्या बेंजीन के सी बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बराबर है सभी का या कम ज्यादा है? बताइए। ये सब आप पढ़े हैं, खूब पढ़ाए हैं आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में। आपने हमको उन लोगों ने बदनाम भी किया, बहुत पढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं। तो बताइए सर, बाद में एहसास होता है कि ये तो कंपटीशन तक साथ दे रहा नोडिन का। बेंजीन के सी बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बराबर होगा या बराबर नहीं होगा? सेम बॉन्ड लेंथ होगा, सही बात है। कहीं भी अगर डीलोकलाइजेशन हो जाता है तो फिर आप जानते हैं डीलोकलाइजेशन होने पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और उस बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का पूरे चेन पे या पूरे रिंग पे समान वितरण हो जाता है, जिससे बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है। ये सब आप पढ़ के आए। तो अगर ऐसा है, मतलब क्या ऐसा है कि अगर डीलोकलाइजेशन हो तो डीलोकलाइजेशन होने से रिंग और चेन के बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाते हैं। क्यों बराबर हो जाते हैं? क्योंकि उसमें जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, वो सभी पे बराबर होता है। तो अगर ऐसा है तो यहां भी एक चीज होना चाहिए, भले ही देखने में ये ऐसे लगे, भले ही देखने में ऐसे लगे, क्या ऐसे लगे? एक जहां दिख रहा है पी डबल बॉन्ड एन, एक जहां दिख रहा है पी सिंगल बॉन्ड एन। लेकिन अगर डीलोकलाइजेशन हुआ तो इन दोनों बॉन्डों का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? एक बीच की बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्या? इस तरह से, ना तो सिंगल बॉन्ड ना तो डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर इसमें डीलोकलाइजेशन हुआ
तो इसमें इस कैरेक्टर को गेन कर लेना चाहिए, जैसे कि बेंजीन के केस में होता है। बेंजीन में देखने में एक तरफ सीसी डबल बॉन्ड, दूसरे तरफ सीसी सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, पाई बॉन्ड के समान वितरण के कारण उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए सारे के सारे सीसी बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाता है। तो यहां भी वही अगर है, यानी ये काम हुआ है, डीलोकलाइजेशन हुआ है, तो फिर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाना चाहिए। और इसको फिजिकल मेजरमेंट से प्रूव किया गया कि जो पीएन बॉन्ड है, पीएन बॉन्ड जो कि देखने में एक तरफ डबल लगता है, एक तरफ सिंगल लगता है, डीलोकलाइजेशन होने के कारण पीएन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बराबर हो गया। अब इसी चीज को आपको नोट करना है, नोट करिए। देखिए, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, the resonance structure and resonance structure and resonance hybrid, resonance structure and resonance hybrid is justified, resonance structure and resonance hybrid is justified by the fact that all the इस तरह लिखेंगे, pn bond, all the pn bond length are same, all the pn bond length are same, and it is 1.67 एंगस्ट्रॉम लिखा है, 1.67 एंगस्ट्रॉम। यानी जो रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड बना, इसको किससे जस्टिफाई किया गया, इसके बॉन्ड लेंथ से जस्टिफाई किया गया। क्योंकि अगर हम कहीं और किसी कंपाउंड के पीएन बॉन्ड को देखते हैं तो उसका जो बॉन्ड लेंथ है 1.75 से एंगस्ट्रॉम से लेके 1.80 एंगस्ट्रॉम तक पाया गया। अगर हम पीएन बॉन्ड के, पीएन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो जो पीएन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है वास्तव में वो इतना होता है, लेकिन यहां पर पीएन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना मिला, यानी इससे घट गया। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इतना होना चाहिए लेकिन इतना हो गया। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि पीएन बॉन्ड में वास्तव में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ कम हो गया और इस तरह से प्रमाणित हो गया कि इसमें रेजोनेंस हुआ है, तभी इसका बॉन्ड लेंथ घटा, नहीं तो यही होना चाहिए। तो आगे नोट करें, आगे नोट करिए, दिस बॉन्ड लेंथ is less than expected, this bond length is less than expected pn single bond length, पीएन सिंगल बॉन्ड लेंथ, और ब्रैकेट में ये वाला नोट करिए, 1.75 से 1.80 एंगस्ट्रॉम, 1.75 से 1.80 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब लास्ट में एक फिगर, उसके बाद ये खत्म। देखिए, thus the structure of
Thus, the structure of triphosphonatric chloride, thus the structure of triphosphonatric chloride is as अब उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो गया कि जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से इसका होगा। और ये बना लीजिए, इसी के साथ ये खत्म। स्ट्रक्चर पूरा देख लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए, क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा। तैयारी आप कर रहे हैं क्योंकि घर पे और कोई काम है नहीं, सिर्फ खाना है, सोना है और दबाव में थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि घर के सामने है। घर के कामों से अगर अपने आप को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, किताब लेके बैठ जाएं। तो वो आप कर रहे हैं, नहीं तो घर पे लोग काम बताएंगे, तो आपकी भी मजबूरी है। कब लॉकडाउन टूटेगा, कब आप घर से बाहर निकलेंगे। आज़ादी आपकी इसमें बंद है, कैद है। जो आज़ादी आप यूज कर रहे थे, आज़ादी खतरे में है। हो गया, कुछ पूछना है? अब हेडिंग डाल लीजिए, यूज, 2-3 यूज लिख लीजिए, उसी के बाद जल्दी से खत्म। हेडिंग डालिए यूज। यूज लिख लीजिए जल्दी से। दिखाएं, बोला जाए भाई। चलिए लिखिए, पहला पॉइंट है इट इज यूज्ड इन द फ्लेम प्रूफिंग of fabrics फ्लेम प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स, तंतुओं के फ्लेम प्रूफिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। कमेंट कुछ करिए, शांत हो गए सब लोग, कुछ लिखिए तब तो पता चल रहा है। पारुल तिवारी, चलिए, तो पहला हो गया इट इज यूज्ड इन फ्लेम प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स। फ्लेम प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक माने तंतु, यानी कुछ ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जिनको फ्लेम प्रूफिंग यानी ज्वाला रोधी बनाया जाता है। तो इसके माध्यम से उसको फ्लेम प्रूफ कर दिया जाता है, उस पर लेपन कर दिया जाता है, फ्लेम प्रूफिंग। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, used as catalyst in the manufacture निर्माण, in the manufacture of silicons,
इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन के निर्माण में कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड, तीसरा है, इट इज यूज्ड एज it is used as plasticizer, it is used as प्लास्टिक से प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड एज प्लास्टिसाइजर। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हो गया और आज आपको क्वेश्चन भेज देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हैं, कल भी भेजे थे। कुछ लोग अगर लिखे होंगे, नहीं तो चला जाएगा इधर उधर। वो जैसे क्वेश्चन है, डिस्कस नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फोजीन। ये क्वेश्चन आया है 2014 का है। डिस्कस नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फेजीन। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग में यही स्ट्रक्चर ही डिस्कस करना होगा। उसके बाद इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ये चैप्टर खत्म है इसलिए थोड़ा इसको उठा लिए, बाकी आपके हर साल पे हम भेज देंगे। सिलिकॉन्स पे 60 नोट आया है अगले सेट में। सिलिकॉन और फास्फेजिन दोनों पे 60 नोट आया है। दो लिखना है, किसी दो पे टिप्पणी। तो सिलिकॉन और फास्फेजिन दोनों पे क्वेश्चन आया है। तो 60 नोट आएगा तो क्या करेंगे, प्रिपरेशन एक आध, मेन एक दो प्रॉपर्टी और 60 में स्ट्रक्चर, ऐसे 60 नोट लिखा जाएगा। तो इस तरह से हाँ, प्लास्टिसाइजर का मतलब पॉलीमराइजेशन कराने में ये मदद करता है, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक बनाने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलीमराइजेशन होता है प्लास्टिक के निर्माण के लिए, उसमें ये हेल्प करता है। और किसी का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से? कल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन सब भेजे थे, सब मिल गया? मोनिका, पारुल, निवेदिता, श्रद्धा, क्वेश्चन कल भेजे थे, हो गया? टिक कर लिए नोट्स में? बोलो भैया। चलिए, बहुत अच्छा। अब ये चैप्टर आज आपका खत्म हो गया, 2 चैप्टर खत्म। अब कल से अगला चैप्टर शुरू होगा। धन्यवाद। कुल मिला के 8 चैप्टर पढ़ने हैं, 2 खत्म हो गया और 15 सितंबर तक इस पेपर को खत्म होना चाहिए। थैंक यू।